जब हम शिक्षा पाते हैं तो हमें केवल ज्ञान मिलता है, लेकिन जब हमारे अंदर स्किल्स होते हैं तो हमें सफलता बहुत जल्दी हासिल होती है, हम सफल व्यक्ति बन पाते हैं। हेलो बाय वॉचर्स फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ भी है सेफ और सुरक्षित हैं। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का जो व्लॉग है ना, बहुत स्पेशल व्लॉग है, क्योंकि आज हम लोग लायंस क्लब की तरफ से फिर जा रहे हैं एक स्पेशल एक्टिविटी करने के लिए। और स्पेशल एक्टिविटी इसलिए है क्योंकि आज जो है 29 जून है और 30 जून को लायनिस्टिक ईयर का एंड होता है। और सुमन सर जो है, जो हमारे करंट प्रेसिडेंट है डॉक्टर सुमन सर, उनका लास्ट टेन्योर है, वो लास्ट डे है। तो लेकिन जब आप ये व्लॉग देखेंगे तो आप जुलाई के किसी डेट को देख रहे होंगे। तो शूट मैं आज कर रहा हूँ, तो आज का जो व्लॉग है वो सुमन सर को ही डेडिकेटेड किया है मैंने, क्योंकि उनका लास्ट डे से लास्ट डे है। तो आज एक एक्टिविटी प्लान किया लायंस क्लब की तरफ से हम सब ने मिल के। तो आज वही आपको लेके चलेंगे। तो वो एक्टिविटी क्या है और कहाँ पे वो जानने के लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना है। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा है। तो बिना देरी के चेंज करते हैं और चेंज करने के बाद मिलते हैं। और तब तक आपको सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो कर लेना है। तो चलिए चेंज करते हैं, चेंज करने के बाद मिलते हैं। हाँ, तो हम हो चुके हैं तैयार, चलते हैं नीचे, गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी में फिर बात करते हैं। चलिए नीचे। तो ऑल सेट, ऑल गुड टू गो। और हम लोग जा रहे हैं रेनबो होम राजवंशी नगर, जो कि नवीन सिन्हा स्मृति पार्क के बगल में है। ये क्या संस्था है, वो क्या काम करती है, ये वहाँ चल के आपको मैं दिखाऊंगा और वहीं पे बात करूँगा उस संस्था के बारे में। तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं रेनबो होम राजवंशी नगर, नवीन सिन्हा स्मृति पार्क के बगल में। चलिए, शूट तो नहीं करूँगा बिकॉज अकेले हूँ, तो नो शूटिंग वाइल ड्राइविंग। तो चलते यहाँ से सीधा रेनबो होम में मिलते हैं। आइए। A few moments later. तो हम लोग पहुंच चुके हैं फिलहाल रेनबो होम राजवंशी नगर में। और साकेत जी है यहाँ के करता धरता, और ये है, और विशाखा जी भी है, उनसे मिल पाऊंगा मैं आपको। विशाखा जी ऑफिस में। अच्छा, विशाखा जी ऑफिस, तो उनसे ऑफिस चल के बात करेंगे। फिलहाल अभी थोड़ा सा सेटल डाउन होता है यहाँ पे, कुछ सामान सर है वो मैं सेटल डाउन करता हूँ और फिर साकेत जी से और बात करेंगे यहाँ के बारे में। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ, तो आज जो हम लोग यहाँ आए हैं, यहाँ पे हम लोग राइस और दाल का जो बोरी है, राशन समझिए, वो हम लोग यहाँ पे डोनेट करने आए हैं लायंस क्लब पाटलिपुत्र आस्था की तरफ से। और ये रेनबो होम क्या है, ये क्या ऑर्गेनाइजेशन है, किस लिए काम करती है, किस चीज़ के लिए काम करती है, उसके बारे में हमें बताएंगे साकेत जी। और कुछ बातें जो है विशाखा जी से भी होंगी। तो पहले साकेत जी से जानते हैं कि क्या काम होता है यहाँ पे, संस्था क्या करती है। साकेत जी बताइए प्लीज़। रेनबो खास करके गरीब बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के ऊपर काम करती है, खास करके वैसे बच्चे जो सिंगल पेरेंट वाले हैं। और बेसिकली एक सर्वे हुआ था बहुत पहले यहाँ 2015 में। तो हम लोगों ने स्ट्रीट चिल्ड्रन पे रेनबो फाउंडेशन इंडिया और सेव द चिल्ड्रन, इन दोनों ने मिलकर पटना में एक सर्वे किया था। उस सर्वे में ऐसा देखा गया था कि पटना के 72 वार्ड में करीब 22,000 बच्चे स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं। और जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है उसमें अनाथ की परिभाषा ये एक दूसरे किस्म का अनाथ हो जाता है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि एक माँ है, माँ ने दूसरी शादी कर ली और पहले वाले के बच्चे को छोड़ दिया, या बाप है, बाप ने दूसरी शादी कर ली, पहले वाले के बच्चे को सड़क पे छोड़ दिया। और ये बच्चे धीरे धीरे मतलब सड़क पे भीख मांगना, कूड़ा चुनना और इस टाइप से करके अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। और रेनबो फाउंडेशन इंडिया इसी पे काम करती है। और ये ऑल ओवर इंडिया का एक प्रोग्राम है, रेनबो होम्स प्रोग्राम बोलते हैं उसको। तो ये पैन इंडिया प्रोग्राम है। पैन इंडिया प्रोग्राम में RFI और बहुत सारी संस्थाएं जैसे लगी हुई हैं, कुछ लोकल NGO भी हैं, वो भी लगे हुए हैं। तो एक कैंपेन है रेनबो होम्स प्रोग्राम, जिसके तहत हम लोग स्ट्रीट चिल्ड्रन पे काम करते हैं। और जहाँ तक यहाँ का सवाल है, राजवंशी नगर का सवाल है, राजवंशी नगर P3 करके एक संस्था है, पैशन पावर्ड बाय प्रोफेशनलिज्म। वो संस्था आज के डेट में इस होम को देख रही है। वो एक लोकल NGO है और उसके तहत यहाँ पे काम हो रहा है। यहाँ पे 70 बच्चियाँ हैं। और फर्स्टली जो यहाँ पे बच्चे हैं वो 4 फेज होता है बच्चों का। पहला फेज होता है जब हम बच्चे को लाते हैं, तो जो सोशल मोबिलाइजेशन होता है अंदर में, जो सोशली हम लोग जाके उनको समझाते हैं। और या बच्चे के जो भी स्टेक होल्डर होते हैं या केयर टेकर होते हैं, उनको हम समझाते हैं। और समझा के लाने के बाद
उनको ये कन्विंस करके लाना कि आपके बच्चे को मतलब हम लोग एजुकेशन देंगे। मेनली हम लोग एजुकेशन से ही जोड़ने का काम करते हैं कि बच्चे पढ़े लिखें, कुछ करें और अपने पैर पे खड़ा हो सकें, समाज के मेन स्ट्रीम में आ सकें। तो ऐसे कंडीशन में जब बच्चों को लाया जाता है तो एक फेज उनको उनके डी एडिक्शन के लिए देखना पड़ता है, क्योंकि मोस्टली बच्चे वो सोल्यूशन और इस टाइप के सॉल्यूशन वगैरह यूज़ करते हैं, सुनते हैं, इस टाइप का काम करते हैं। फिर उन बच्चों को लाना और फिर उनका मेडिकल चेकअप, पहले तो डी एडिक्शन कराना, डी एडिक्शन कराने के बाद फिर उनका मेडिकल चेकअप कराना। मोस्टली बच्चे चूँकि कुपोषण खाना पीना उनको मिलता नहीं और इतना नशा कर करके उनको टीबी हो जाता है, तो फिर एक टीबी का पूरा इलाज कराना और टीबी के इलाज के साथ साथ मतलब उनका रिच डाइट देना, उनको टीबी का पूरा कोर्स देना। और जब वो ठीक होता है फिर एक मेडिकल चेकअप करा के जब हम लोग देखते हैं कि नहीं अब बच्चा बिल्कुल खड़ा हो गया, और फिर उस काम आता है हम लोग का उसको एजुकेशन से जोड़ना। अब जो 10 साल 12 साल के बच्चे हैं, 12 साल के बच्चे को हम लेके आए, 12 साल का बच्चा आज तक कभी ना कलम पकड़ा ना कॉपी पकड़ा सड़क पे, वो तो बोरी लेके घूम रहा था। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है कि बच्चे को का एडमिशन अगर हम स्कूल में कराते हैं तो वो क्लास 1 में एडमिशन होगा। क्लास 1 में वो बच्चा इसलिए नहीं बैठना चाहेगा क्योंकि उसका एज ग्रुप नहीं होगा, तो अब उसको उसके एज ग्रुप के लायक क्लास दिलाने के लिए एक ब्रिज कोर्स होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से डिजाइन है, प्लस जो बड़ी बड़ी संस्थाएं लाइक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस और जेवियर, ये लोग जो इस टाइप का जो कोर्स डिज़ाइन किए हुए हैं ऐसे बच्चों के लिए, उन सब के थ्रू, कुछ TLM के थ्रू और कुछ अपना एफोर्ट लगा के एक टीचर को ट्रेन करके और उसको एक टारगेट देके कि साल भर में इतने साल के बच्चे का क्लास कम से कम 3 या 4 होना चाहिए, तो वो लोग उसको धीरे धीरे करके उसको ला के उसके लायक बनाते हैं। फिर स्कूल में एक छोटा सा एग्ज़ाम करा के और उनका एडमिशन करा के अप्रोप्रिएट क्लास एज पर देयर एज उनको हम लोग कराते हैं और फिर एक एजुकेशन का जो कंटिन्यूएशन है वो उनका चलता है। अच्छा, ये आप लोग रेस्क्यू कैसे करते हैं बच्चों को, या आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि यहाँ के ये बच्चे, आपको कैसे खबर आता है, कोई बोलता है, कंप्लेन आता है? बेसिकली जो सर्वे हुआ था, सर्वे में बहुत सारा हॉट पॉकेट्स बनाया गया था। हॉट पॉकेट्स हो गया मतलब जहाँ पे इस टाइप के बच्चे ज़्यादा हैं, जहाँ पे देखा गया इस एरिया में ज़्यादा काम हो रहा है। लाइक आपको ये जो पोस्ट ऑफिस है बाकीपुर पोस्ट ऑफिस, वहाँ पे स्टेशन पे आपको रामजी चक दीघा में, फिर आपको ये टेसलाल वर्मा में, कुछ आपको जलालपुर में, ऐसे ऐसे जो जगह हैं उनको हम लोगों ने उस सर्वे के दौरान हॉटस्पॉट किया था। यहाँ पे इस तरह के बच्चे ज़्यादा हैं और उस तरह के बच्चों के बीच में जाके फिर से धीरे से उनके गार्जियन का पता करना या उनके केयर टेकर का पता करना या जो भी उनके मतलब आप उनको कह लीजिए कि स्टेक होल्डर हैं उनका पता करना, फिर उनको मोबिलाइज़ करना, उनको समझाना, क्योंकि उनके लिए एसेट होते हैं। मान लीजिए कूड़ा चुन के बच्चा 50 रुपया वहाँ पे दे रहा है या 100 रुपया कमा रहा है, तो उनकी कमाई उसके ऊपर 300 या 400 रुपये है और ये 100 रुपये की कमाई करने वाले बच्चे को छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर हर तरह का प्रेशर उनको दिया जाता है, उनको ये भी समझाया जाता है आप ये करेंगे तो आगे हम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे या हम लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, आप बच्चों को के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, बच्चों को आप लेबर में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो धीरे धीरे ये भी नहीं चाहते हैं कि बहुत जगह में ऐसे में बवंडर भी मच जाता है। अच्छा, हम लोगों को भी गलत समझा जाता है, बहुत जगह पे ऐसी भी स्थिति आती है कि बाहर में लोग कहते हैं ये लोग किडनी बेच देंगे, तो ये लोग ये कर देंगे, तो ये लोग वो कर देंगे। जब उसमें क्या होता है कि उस कम्युनिटी को समझाना भी बहुत मुश्किल होता है। अभी कोरोना के टाइम में उस कम्युनिटी में ये समझाना मुश्किल था कि हम बच्चों को टीका कैसे दिलाएं। अब उनमें एक दूसरे तरह की लहर फैली हुई थी, क्या तो बांझपन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। उनके जो स्टेक होल्डर थे वो लोग यहाँ बच्चों को नहीं दिलाने दे रहे थे टीका। ये काफ़ी चैलेंजिंग था, लेकिन हम लोग सिखा पढ़ा के समझा के आज के डेट में सारे बच्चे टीका लिए हुए हैं। सारे बच्चे हम लोग उसका मतलब जो नया वाला जो बैच आना है टीका का, उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि और छोटे बच्चों को भी पड़ जाए। 12 साल के नीचे वाले बच्चों को, ऊपर वाले बच्चों को लगभग पड़ चुका है, सेकेंड डोज भी उनको पड़ चुका है और बूस्टर के इंतज़ार में हैं वो लोग। तो ये तो सर डे टू डे का चैलेंज है और 10-11 साल में अभी इन चैलेंज को फेस करते करते हम लोग बहुत कुछ सीख गए हैं और अब तो रिजल्ट आने लगा है। अब यहाँ की लड़की देखिए, अभी ज्योति का इतना उसके बारे में विशाखा से बात करते हैं। तो देखा यहाँ पे कितने सारे चैलेंजेस होते हैं, यहाँ पे बहुत चैलेंजेस है इनके लिए काम करना। और यहाँ का जो भी डिटेल्स है ना वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूँगा। और आप भी अगर चाहें, अगर पटना से हैं, ऑनलाइन डोनेशन भी आते हैं। ऑनलाइन डोनेशन अभी चूँकि ये नए ट्रांजिशन में गया है, वैसे RFI को कर सकते हैं, रेमो फाउंडेशन इंडिया को कर सकते हैं,
लेकिन आपको इस होम में अगर करना है तो ये 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर आपको ऑनलाइन में सारा चीज़ मिल जाएगा। क्योंकि अभी ट्रांजिशन पीरियड में है, P3 पे, मैंने पैशन पावर्ड बाय प्रोफेशनलिज्म पे अभी जस्ट ये ट्रांसफ़र हुआ है। तो जो फिनंशियल स्टेटस है उसका चेंज हो रहा है, अभी इसका अपना अकाउंट हो जाएगा और अपना ऑनलाइन की व्यवस्था हो जाएगी। जब तक ये व्लॉग आएगा, अगर तब तक सारा प्रोसेस हो जाता है तो मैं वो डिटेल यहाँ डाल दूंगा, आप ऑनलाइन डोनेशन कर सकते हैं। अगर नहीं हो पाता है व्लॉग रिलीज़ होने के पहले तक में तो मैं यहाँ का डिटेल्स डाल दूंगा, आप साकेत जी से बात कर सकते हैं और यहाँ आके आप डोनेशन कर सकते हैं। और डोनेशन करना भी चाहिए, बिकॉज ये समाज के वो तबके से बिलोंग करते हैं जो कि आपके द्वारा इनको अपलिफ्टमेंट की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो प्लीज़ अपना योगदान यहाँ के ज़रूर दीजिए। एक अच्छा लायंस क्लब का क्या है कि वो ऐसे लोगों ऐसे संस्थाओं को ना मार्क करके अपना जो कंट्रीब्यूशन होता है वो करती है। तो लायंस क्लब तो खैर वो काम कर ही रही है। आप भी अगर लायंस क्लब से नहीं जुड़े हैं या किसी दूसरे क्लब से भी हैं या कुछ भी है, तो यहाँ आके आप अपना कमाई का छोटा सा हिस्सा डोनेट कीजिए, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा, अच्छा लगेगा। और चलिए चल के देखते हैं यहाँ पे क्या तैयारियाँ अभी हो रही हैं। आइए। तो ये जो आप अब मेरे पीछे देख रहे हैं ये है चावल की बोरी है सारी, और दाल भी है इसी में मिक्स है सारा, 100 किलो चावल, 100 किलो दाल, और ये हमारा बैनर है। और ये जो भी चावल और दाल जो आया है ये सारा मेरा फ्रेंड है साकेत, उसका अपना फैक्ट्री है, राइस फैक्ट्री है, राइस मिल है, क्रिश राइस मिल करके, वहाँ से मैंने लिया है, उसने मुझे दिया है। फतुहा में फैक्ट्री है उसका, तो वहाँ का ही मैं डिटेल होगा तो डाल दूँगा, चाहे तो वहाँ से भी पता नहीं, लेकिन वो सिर्फ रिटेलर्स के लिए होता है। हाँ, वो इंडिविजुअल किसी को नहीं देता, बस फ्रेंड इससे मुझे देता है, वो इंडिविजुअल के लिए पता नहीं। बट क्रिश राइस मिल की तरफ से है ये सारा राइस और दाल। तो चलिए विशाखा जी से बात करते हैं। एक्चुअली सुमन सर का वेट कर रहा हूँ मैं, सुमन सर जैसे ही आते हैं ना फिर यहाँ का जो भी कार्यक्रम होगा, और यहाँ का जो रेनबो होम है वो होम भी मैं दिखाऊँगा आपको, बच्चों से भी मिलवाऊँगा, सारे बच्चों से, और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से। आइए विशाखा जी से बात करते हैं। चलिए, तो विशाखा जी से मिलना था लेकिन वो फिलहाल खाना खा रही थे, तो उनको भी छोड़ते हैं। और अभी तुरंत हमारे जो प्रेसिडेंट महोदय हैं, हमारे सुमन सर आ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और आज आपका सेकेंड लास्ट डे है, तो कैसा लग रहा है सर आपको आज? बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। सर ये रिएक्शन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बहुत अच्छा। मतलब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं फ्री हो जाएंगे। फ्री हो जाएंगे, और उससे अच्छा ये लगा कि जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो सभी लोगों का इतना प्यार मिला और इतना ये मिला जी सर कि मैं इसको कभी भूल नहीं पाऊंगा। लेकिन ये पीरियड बहुत अच्छा रहा और हमने बहुत इंजॉय किया था हाँ, आपके टेन्योर में। और कल भी हम लोगों का ब्लड डोनेशन का एक प्रोग्राम है 30 तारीख, बताइए। लास्ट डे भी एक एक्टिविटी है और हम लोग जा रहे हैं ब्लड डोनेट करने। और आज एक और एक्टिविटी शाम में ना सर, असम में एक और एक्टिविटी अगर होगा तो उसको भी कवर करूंगा मैं। शाम का है, वो साई मंदिर की तरफ है, हमारे क्लब के और भी कुछ लोग उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो सर का मतलब होता नहीं कि अब सी ऑफ जो एकदम ग्रैंड होना चाहिए, सर का वेलकम भी बहुत ग्रैंड था, सी ऑफ भी ग्रैंड है। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ का होम सब सर लोग चले जाएंगे, फिर आराम से घूमेंगे, क्योंकि सर तो जल्दी मिले, सर का कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह है। तो चलते हैं आज की एक्टिविटी को फट से बढ़ाते हैं। आइए। तो सारे बच्चे यहाँ आ चुके, बच्चे और भी है बट हमने बहुत कम ही को बुलाया है, ज़्यादा नहीं बुलाया है, और सब यूनिफॉर्म में है और सर भी यहीं पे है। तो आइए सर, कुछ नहीं होता, बस ये यहाँ पे दे दिया साकेत जी है, एक समझिए कि एक फॉर्मेलिटी पूरी हो गया। फिर इसके बाद हम लोग सर को फ्री करके फिर आपको मैं रेनबो होम घुमाऊंगा, और फिर हम लोग फिर यहाँ से निकलेंगे आपको घुमाने के बाद। तो चलिए एक्टिविटी शुरुआत करते हैं। आइए सर। तो सुमन सर को जाना था, उनको कुछ लेट भी हो रहा था, और शाम की एक्टिविटी के लिए भी कुछ तैयारी कर रहा था, तो सुमन सर चले गए हैं। और अब जो है हमारे साथ ये छोटी सी प्यारी सी बच्ची अमिता, और अमिता जो है हम लोग को अपना रेनबो होम घुमाएगी और बताएगी भी कहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ से मैं बस कैमरा पकड़ूंगा, और जो आगे का जो ब्लॉग है वो अमिता करेगी। तो चले विथ ऑल सेट। यस सर। चलिए, तो अब यहाँ से आगे का ब्लॉग अमिता की तरफ से। नमस्कार, मेरा नाम अमिता है और मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ, और मैं खिलखिलाचमन रेनबो होम में भी रह रही हूँ, और मैं यहाँ कुल 9 वर्षों से रह रही हूँ। तो मुझे बहुत यहाँ पर अच्छा लगता है रहना। मैं आपको आज अपना होम विजिट करवाने जा रही हूँ कि हम लोग कैसे किस तरह से रहते हैं, हमारा होम किस तरह से है। सो हमारा होम का जो बिल्डिंग है वो इस एरिया से स्टार्ट होता है। उधर का जो एरिया है वो स्कूल एरिया है, उधर स्कूल चलते हैं मॉर्निंग में। और ये हमारा स्टोर रूम है, जिसमें कच्ची सामग्री हम लोग खाने की सामग्री जो रखते हैं वो रखते हैं। और ये हमारा फर्स्ट एड बॉक्स, इस पर जो है हेल्थ कम्युनिटी का कंट्रोल रहता है। हेल्थ कम्युनिटी की मॉनिटर मैं ही हूँ, सो मैं अपने मेंबर्स के साथ इसको कंट्रोल में रखती हूँ। इसमें बहुत सारी दवाइयाँ भी हैं, मैं आपको ओपन करके भी दिखा सकती हूँ। बहुत सारे मेडिसिन भी हम लोगों ने रखे हैं।
हमारा फर्स्ट एड बॉक्स हुआ। इसमें से कॉमन दवाइयाँ रखते हैं, जैसे कि हमारे होंगे बहुत सारे बच्चे बीमार भी हैं जिनको जो टीबी पेशेंट हैं, उनकी दवाई हम लोग अलग रखते हैं, और जो कॉमनली जो दवाई होती है उनको हम लोग अलग रखते हैं ताकि हम लोग सामने से किसी को भी दे सकें। और जो उसमें स्टोर रूम में है उस पर जो होता है वो कंट्रोल फूड कमेटी का होता है। फूड कमेटी के बच्चे जाएंगे आंटी के साथ, और वो जो बोलेंगे सामान उनके साथ जा कर के फिर लाएंगे उनके साथ ही। स्टोर रूम में बहुत गैदरिंग है कि एरिया का बहुत कम है, इसलिए और ये हमारे पार्टर्स हैं, हम लोग खाने समय इसका यूज़ करते हैं, बिछाकर हम सभी बच्चे इस पर खाते हैं। तो ये हमारे पास कुछ पार्टर्स हैं जो हमें अशोक सर से मिले हैं, अच्छा हम इस पर यूज़ करते हैं। और ये हमारा नोटिस बोर्ड का सामने इस पर देखना है, बहुत सारे डिस्प्लेज हम लोगों ने लगाए हैं बच्चों ने, और इसे हम लोग ही डेकोरेट करते हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हम बच्चों की, ये सारे जो भी चीज़ आप देख रहे हैं वो हम सभी बच्चे अटेंड करते हैं, जैसे कि बाल सभा है, कमिटीज़ है, एसएसजी ग्रुप है और पर्सनल ग्रुप्स है। तो ये सारे हम लोग बैठ कर के इकट्ठे हम इस चीज़ को करते हैं। मैं आगे इसको आगे डिस्क्राइब करूँगी, इसका भी डिस्क्रिप्शन आगे मैं दिखाऊँगी आपको। और वो जो पेपर आप देख रहे हैं वो नॉन नेगोशिएबल रूल्स है, वहाँ पर आप 3 पॉइंट्स देख रहे होंगे कि बच्चों को मारना नहीं है, बच्चों को गर्दन के लिए नहीं कहना है और बच्चों में भेदभाव नहीं करना है। और जो ये रूल है हम सभी बच्चों पर भी लागू होता है, और जो हमारे साथ टीम मेंबर्स रह रहे हैं स्टाफ उन सब पर भी लागू होता है कि वो हमारे साथ इस तरह के कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, और नहीं हम बच्चे एक दूसरे आपस में इस चीज़ को कन्वे करेंगे कि इस तरह की घटनाएं हमारे साथ हों। और ऊपर वाले पेपर पे आप देखिए वहाँ पर हमारा इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स है कि अगर होम में भी अगर कुछ होता है तो हम किस चीज़ में किसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल माने। और वो हमारी प्रार्थना है, हमें बच्चे हमेशा खाते वक्त खाने से पहले करते हैं। और वो कॉन्टैक्ट नंबर पेपर हमारा कॉन्टैक्ट के लोगों से, हमारे मेम्बर्स से, वहाँ के लोगों से वो सारा का नंबर है, तो हम किसी भी इमरजेंसी में उन्हें कॉल कर सकते हैं। और वो हमारा न्यूट्रिशन टाइम पेपर, हम लोग यहाँ पर 4 टाइम टोटल खाना खाते हैं। वो मॉर्निंग में सुबह 8:30 में नाश्ता करते हैं, फिर 1:30 में खाना खाते हैं, फिर मॉर्निंग में और इवनिंग में हम लोग 5 साढ़े 5 के बीच नाश्ता करते हैं, फिर रात में 9 बजे के लिए खाना खाते हैं। तो हमारे न्यूट्रिशन टाइम कि हम बच्चे किस टाइम क्या खाते हैं। और ये हमारा बोर्ड, इसमें हमारा ये पूरा रूटीन है कि हम बच्चे सुबह से शाम तक क्या करते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि सुबह 5 बजे उठना है, उसके बाद स्कूल हम लोग अटेंड करते हैं, फिर स्टडी टाइम है। तो इन सब चीज़ का है। हम लोगों ने इस पर कुछ पेंटिंग्स बनाई थी, कुछ डेज था, वर्ल्ड नो टोबैको डे था, मदर्स डे था, हमने बहुत सारे पेंटिंग्स हम लोगों ने ये खुद बनाए हैं। और इधर साइड में जो भी आप पेपर्स देख रहे हैं ये सोशल ग्रुप पेपर है। इस पर और जो इसमें होता है हम बच्चों 3 बच्चों का ग्रुप होता है, बड़े बच्चे, मझले बच्चे और छोटे बच्चे। उसके अंदर में हम लोग रहते हैं और वो उनका केयर करके उनका ध्यान रखते हैं। और वो जो पेपर आप देख रहे हैं वो है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन प्रोग्राम। हम बच्चे यहाँ पर भी पढ़ाई करना नॉर्मल है, हर बच्चों को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और ये गवर्नमेंट भी अलाउ करती है कि हर बच्चे को उनका एजुकेशन हो, जो उनका मेन अधिकार है वो चीज़ को प्राप्त हो। लेकिन हम लोग इसमें जो है कि हम लोग बहुत सारे जैसे कि इंग्लिश है, स्कूल है, एकेडमिक सपोर्ट्स है, कंप्यूटर स्किल्स है, तो ये पढ़ाई के अलावा जो भी स्किल्स है हमारे डांस कल्चरल एक्टिविटीज़ है, तो हम इन चीज़ को इंगेज रखते हैं ताकि हमारे अंदर पढ़ाई के साथ साथ हमारे शिक्षा के साथ साथ हमारे अंदर जो है स्किल्स भी डेवलप हो और हम बच्चे समाज में बहुत अच्छा कर सके अपने समाज को। क्योंकि जब हम शिक्षा पाते हैं तो हमें केवल ज्ञान मिलता है, लेकिन जब हमारे अंदर स्किल्स होते हैं तो हमें सफलता बहुत जल्दी हासिल होती है, हम सफल व्यक्ति बन पाते हैं। स्टाफ वो है और जो प्राइजेज़ हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। हम लोगों ने समर कैंप में बहुत कुछ बनाया भी था, सब देख रहे हैं सारा चीज़, सारे अवार्ड्स। छोटी सी ऑफिस है जिसमें मरीज सब रहती हैं। हमारे लाइब्रेरी रूम सब देख रहे हैं कि
हमारी तरफ से जो है एक लैब भी बना है जहाँ हम बच्चे डिजिटल लैब जिसे हम बोल सकते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर्स के साथ साथ ये लाइब्रेरी तो है ही, इसमें बुक्स भी हैं, लेकिन स्पेस कम होने के कारण हम लोगों ने कंप्यूटर्स भी इसमें लगाए हैं। और ये जो यहाँ पर एक टीवी है, आपको उसको दिखाती हूँ। जैसे कि मतलब कि हम लोग को भी अगर हम लोगों ने अगर प्लान बनाया है बच्चों ने कि अगर हमें कोई मूवी देखनी है बहुत, मतलब लोग इस चीज़ को ही हम लोग ज़्यादा वो करते हैं कि अगर हम बच्चों सबको देखना है, छोटे बच्चे तो ज़्यादा जिद करते हैं कार्टून देखेंगे, लेकिन हम बड़े बच्चे सेंसियर हैं थोड़ा, वो अगर कोई मोटिवेशन मूवी देखना चाहते हैं तो हम लोग इसको ऑन करते हैं, सभी बच्चे इसमें इंजॉय करते हैं। हालाँकि हम लोग इसे लाइब्रेरी के लिए भी यूज़ करते हैं, लाइब्रेरी ही है, बट स्पेस नहीं है, इसलिए हर चीज़ एक ही जगह साइकिल होने के कारण दिक्कत आती है, लेकिन हम लोग इसे आपस में कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं इसके साथ। कि सारे हमारे गोट्स हैं। और हम लोगों ने पिछले समर कैंप हम लोगों ने ज़ू भी बनाया था। हम लोग समर कैंप का जो एंडिंग किए हैं हम लोगों ने खुद से बनाया है। ये हमारा फूड काउंटर है, हम बच्चे खाना यहीं से रिसीव करते हैं। जो ये इसका जो है ये किचन के गेट से वहाँ पर कनेक्टेड है, किचन से वहाँ से खाना आता है और यहाँ पर खाना लेते हैं, यहाँ से हम लोग खाना रिसीव करते हैं। ये हमारा सब फूड काउंटर है। जैसे हम लोग खाना खाने के बाद इसे बंद भी कर देते हैं, बोलने समय देने समय इसको ओपन कर देते हैं। और ये हमारा रजिस्ट्रेशन बॉक्स है, जैसे देख रहे हैं आप लिखा हो रजिस्ट्रेशन बॉक्स। इसमें जैसे इसमें हम बहुत कुछ लिख डाल सकते हैं, बहुत कुछ लिख डालते हैं कि अगर हमारे साथ जो भी बाहर से विजिटर्स आते हैं, जो डोनर्स आते हैं हमारे बीच, हम बच्चों के बीच, अगर वो हमारे साथ कुछ मिसबिहेव करते हैं जिससे हमें फील बहुत बुरा होता है या फिर हमें अच्छा नहीं लगता है, या फिर जो हमारे साथ 3 मेंबर्स रह रहे हैं अगर वो गलती से हमें झुझलाहट में भी बोल देते हैं इस तरह की बातें जो हमें हर्ट कर जाती है, उन्हें हम इस चीज़ में डालते हैं। और हमारे बीच एक CPC मेंबर है चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी, वो हमारे साथ बैठक करती हैं, वो इस चीज़ को खोलती हैं। अगर इसमें से कुछ पाती हैं तो वो उस चीज़ को लेकर के हमारे बैठक करती हैं, वो उनके साथ बैठक करती हैं जिनसे बच्चों को प्रॉब्लम है। फिर अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व होने लायक है तो होती है, अदरवाइज उन पर आगे जो है कार्रवाई की जाती है। और जो इसमें बच्चे लिखते हैं वो जो बच्चे डालते हैं उनका नाम जो है गोपनीय रखा जाता है, उनके नाम को हम कोई खुलासा नहीं कर सकता है ताकि उन पर कोई जोर जबरदस्ती या फिर धमकाने वाली एक्टिविटीज़ उनके ऊपर ना हो, इसलिए उनके जो नाम है वो गोपनीय रखे जाते हैं। सो ये हमारा प्रोसेस है, ये हमारे रजिस्ट्रेशन बॉक्स का। और अब मैं आपको अपने किचन की ओर ले जाऊंगी। ये हमारा किचन है, अभी कुछ देर पहले खाना खाने के बाद खाने लगी हुई है। और ये जो है हमारा स्पेशल चिल्ड्रेन और अंडरवेट चिल्ड्रेन का लिस्ट है कि स्पेशल में जो कि बीमार हैं, और वो हमारा एलर्जी लिस्ट है कि बच्चों को मतलब किन चीज़ों से एलर्जी है। और जो ये आप देख रहे हैं स्पेशल चिल्ड्रेन जो है उसमें जो बच्चे बीमार हैं, जो बच्चे जैसे कि मैंने आपको बताया कि टीबी पेशेंट बच्चे कुछ हैं तो वो उनका है, और अंडरवेट चिल्ड्रेन का है। और वो हमारा मेन्यू चार्ट जो हम लोग खुद से बनाते हैं, हमारा खुद का मेन्यू चार्ट है, हम लोग खुद से इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि हम लोग को क्या खाना है क्या नहीं खाएंगे। तो ये रहा हमारा होम, जैसे आपको मैंने दिखाया। और ऊपर वाले कमरे में हम लोगों ने इसलिए नहीं गया कि वहाँ पर जो जेंट्स हैं, गेस्ट्स हैं, उनके अलाउड नहीं है कि वो लड़कियों के बीच में जाएँ, लड़कियों के कमरों में जाएँ, इसलिए। और अगर आपको मेरा होम अच्छा लगा हो तो आप जो है हम लोग से मिलने आएँ, हम बच्चों के बीच आएँ, अपना टाइम थोड़ा स्पेंड करें, तो आपको हम बच्चे जो हैं आपके बीच आएंगे। जब आप हमारे बीच आएंगे तो शायद हम आपको थोड़ी खुशी देंगे, और उम्मीद है कि आप हमें बहुत खुशी देंगे। तो बहुत बहुत थैंक यू, हमारे बीच आइए, अपनी खुशी साझा करें हमसे। तो बहुत बहुत थैंक यू। मुझे अब ऐसा फील हो रहा है कि मुझे व्लॉगिंग छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस बैकग्राउंड में, इस माहौल में रहने के बावजूद अमिता ने इतना अच्छा सारा कुछ एक्सप्लेन किया, और नर्वसनेस तो कुछ भी दिखाई नहीं फेस पे, क्योंकि हम लोग भी फर्स्ट टाइम कैमरे के आगे जाते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है, एक नर्वसनेस रहता है। इस पर कोई नर्वसनेस नहीं, कोई झिझक नहीं। मतलब आपने जो कहा था छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये वो है। मतलब
क्या राज क्या है दोस्तों, बताइए थोड़ा सा। ये मैं खुद बस शॉक्ड हूँ, मैं सरप्राइज हूँ कि भाई इतना अच्छा टैलेंट यहाँ पे कैसे, क्या कुछ बताइए थोड़ा इसके बारे में। अमिता के कुछ बैकग्राउंड बताइए। अमिता की सबसे बड़ी खासियत है, मतलब एज ए गार्जियन जो हम इसको रीड किए हैं या एज ए यहाँ पे जो हम इसको रीड किए हैं, इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसको सीखने की भूख है। कोई भी चीज़ सीखने की भूख है। सबसे बड़ी बात है कि जिसमें इंटरेस्ट इसका होता है और जिसमें ये सीखने में घुसती है, उसमें वो ऐसा नहीं है कि मतलब 2 दिन की और छोड़ के निकल गए, वो उसके बहुत डीप तक जाती है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। लिखना है तो बहुत ही सुंदर लिखेगी, बोलना है तो बहुत ही सुंदर बोलेगी, उतनी ही अच्छा चित्रकारी करती है। ये गोल्ड मेडलिस्ट है, कराटे में गोल्ड मेडल ली है, चेन्नई जाके वहाँ पे नेशनल खेली है, वहाँ से जीत के आई है। प्लस ये जो हमारा मैगजीन निकलता है रेनबो साथी, जिसमें सारे स्टेट के पेजेस होते हैं, बिहार की वो एडिटर है। ये रेनबो साथी है जो हर 3 महीने पे निकलता है। यहाँ पे अमिता बैठी हुई भी है, आप इसको देख भी सकते हैं फ़ोटो में। पेज आप चेंज कीजिए, ठीक है। और आप ये जो देखेंगे इसमें अमिता दिखाई पड़ेगी। ये अमिता कुमारी पटना एडिटोरियल बोर्ड में है, इस मैगजीन की ये एडिटर है। और ये जितने कंटेंट्स होते हैं जो बच्चों से जमा होता है, इसमें इसकी लिखी हुई कविता कहानी भी होगी। ये बहुत अच्छे से लिखती भी है तुम्हारा लिखा हुआ इसमें? इसमें इंटरव्यू लिए थे पेरेंट्स का इंटरव्यू ली थी, और उसमें ये रहा, ये देखिए, ये एक पेरेंट्स का इंटरव्यू ले रही है। हर मुश्किल से लड़ने का आत्मविश्वास आया। दिस इंटरव्यू हैज़ बीन टेकन बाय अमिता एंड दिस इज़ ऑल रन बाय अमिता ओनली। तो ये चीज़ें जाती हैं। और इसमें तो रेनबो होम में से इनका केयर टेक ही नहीं होता, इनको एक प्रॉपर एजुकेशन भी दिया जा सकता है। यहाँ पे बच्चे जो हैं पूरा ग्रूम करके इन्हें यहाँ से निकालते। साकेत जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। और पता है, जैसे अभी इन्होंने बताया कि यहाँ के पहले डोनर मतलब हम ही लोग आए थे, लायंस क्लब पार्टी पुत्र रास्ता हम लोग आए थे। मैं था, मृत्युंजय भैया थे, अरुणोदय भैया थे। मतलब उसके बाद ही बहुत सारे लोगों ने आना शुरू किया। शिवानी प्रिया मैम, हाँ, शिवानी प्रिया जी लेके आई थी, तो बहुत अच्छा लगा। तो अमिता के लिए तो एक लाइक बनता है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ आप लोग यहाँ ज़रूर आइए, क्योंकि देखिए अमिता तो यहाँ पे एक है, बट अमिता से यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ 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 आप लोग रेनबो होम राजवंशी नगर में नवी से पार्क के बगल में आइए। मैं नंबर और डिटेल्स जो भी है लोकेशन यहाँ पे डाल दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज़ आइए। और अब यहाँ से चलते हैं, विशाखा मैम से बात करते हैं, और विशाखा मैम से बात करके फिर निकलते हैं लोग यहाँ से। आइए। तो फाइनली विशाखा जी हमसे जुड़ रही हैं, साकेत जी की वाइफ है विशाखा जी, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ मिल के इस होम का पूरा संचालन करते हैं और देखरेख करते हैं। माता पिता कहिए यहाँ के इस ग्रुप के। तो विशाखा जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और आप बताइए हमारे दर्शकों को कि आपका यहाँ पे क्या रोल है यहाँ पे इस होम में? ये होम करीब 10 साल हो गया चलते हुए, और इस होम में हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरा एक मैनेजमेंट का है। जो भी काम इस होम को हो रहा है वो पूरी जिम्मेदारी मेरी बनती है कि क्या हो रहा है, कैसे लोग काम कर रहे हैं, टीम का मोटिवेशन हो या बच्चों का मोटिवेशन हो, बच्चों का एडमिशन हो, जो बच्चे होम में आते हैं वो किस तरह के बच्चे आ रहे हैं, उस तरह के नीडी बच्चे हैं कि नहीं। तो ये सब चीज़ें जो है वो पूरा देखना पड़ता है। हम फील्ड भी जाते हैं, फील्ड में भी देखते हैं कि बच्चे किस तरह से रहते हैं, कैसे उनकी फैमिली रह रही है, बच्चे का केयर कौन कर रहा है वहाँ पर। तो ये सब देखने के बाद ही हम लोग बच्चे लाते हैं, और बच्चे लाने के बाद जो उनका पूरा एक केयर होता है वो पूरा केयर की जिम्मेदारी है मेरी तो है ही, और हम सारे टीम मिलके इसमें हम लोग पूरा करते हैं। और बच्चों को आइडेंटिफाई करके लेके आना, क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं आप? कुछ इंसिडेंट शेयर कीजिए। चैलेंजेस तो बहुत फेस करते हैं हम लोग। मतलब जब फील्ड में जाते हैं और एक बार जब बच्चे से मिलते हैं तो एक बार में बच्चा ना अपना सही नाम बताएगा, ना प्रॉपर अपने बारे में बताएगा, और बहुत उनके जब तक 2-4 बार हम लोग मिल नहीं लेते हैं उनसे, तब तक वो बहुत खुलते नहीं हैं। नाम भी अपना गलत बताएंगे, घर भी अपना पता भी गलत बताएंगे, और घुमाते रहते हैं। अच्छा। तो जब बहुत लगेगा कि नहीं ये सही है और हमको बताना चाहिए, शायद हमारी कुछ मदद करेंगे, तब वो धीरे धीरे खुलते हैं और
बताना शुरू करते हैं, तब नाम भी बताएंगे, जगह भी बताएंगे, बहुत खुश होकर ले भी जाएंगे कि हम कहाँ रहते हैं, किस तरह से हमारा मतलब चलता है। और जितने बच्चे यहाँ रह रहे हैं तो सारा प्रॉब्लम आपसे शेयर करते हैं या सगे जैसे शेयर करते हैं? नहीं, ज़्यादा दोनों बच्चे से। क्लोज किससे ज़्यादा है आपसे या? दोनों से है, अच्छा। दोनों को शेयर करते हैं ऐसा। जी, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से, ब्लॉग को देखते हैं, हो सकता तो जो दूसरा एक्टिविटी है वहाँ भी चल के उसको कवर करेंगे। और विशाल थैंक यू सो मच बात करने के लिए। चलिए अब निकलते हैं यहाँ से, बहुत देर हो चुका है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तो फाइनली रेनबो होम से निकल के सीधा अपने ऑफिस पे। जी हाँ, अब वहाँ का जो भी चीज़ था सारा कुछ कंप्लीट हो गया और आज ऑफिस में भी कुछ ज़रूरी काम था तो मुझे यहाँ आना ही था। और सोचा था कि कुछ मैनेज कर लूँगा, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग था, कुछ लोगों को मैंने बुलाया हुआ था। तो जो दूसरी एक्टिविटी के बारे में मैंने बताया था कि खंगर की एक्टिविटी कहीं और भी कुछ लोगों ने रखा है क्लब के मेम्बर्स ने, तो नहीं जा पाऊँगा वहाँ पे और नहीं जा सका बिकॉज ऑफिस का भी काम रहता है और आज वीकडे है। बिकॉज होता क्या है कि वीकेंड को सब रहता है तो कोई दिक्कत नहीं रहता है, बट सिंस वीकडे था तो थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना था, तो आज ही ये सारा प्लान हो गया। तो एक अच्छा एक्टिविटी बहुत अच्छे से संपन्न हुआ, अच्छा हुआ। सर का भी जो टेन्योर था, सर ने उसको एकदम फ्लाइंग कलर्स के साथ उसको पास किया, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने उस टेन्योर को। और बस अब अगले जो भी प्रेसिडेंट आएंगे उनको दिल से शुभकामनाएं और बधाई, बेस्ट विशेज़ आने वाले उनके टेन्योर के लिए। डॉक्टर राजेश गोस्वामी सर हमारे अगले इनकमिंग प्रेसिडेंट। तो चलिए अब इस यहाँ तक देख लिया है तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। यहाँ तक देख लिया तो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए। और यहाँ तक देख लिया है तो लाइक का बटन दब जाना चाहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और रेनबो होम का सारा जो डिटेल है वो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग वहाँ ज़रूर चाहिए जब वो आपकी ज़रूरत है उसके अपलिफ्टमेंट के लिए। वहाँ के बच्चों को आपकी ज़रूरत है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, मिलिए उनसे और अपने लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा उन तबकों में ज़रूर खर्च कीजिए चाहे कहीं भी हो। और मिलते हैं अगले बहुत ही मस्त वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, बाय।